अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर सबस्पेस क्या होती है, इसको प्रूव करने की कंडीशंस क्या है और इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश की थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या सम ऑफ सबस्पेसेस सबस्पेस बनता है या नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस सबस्पेस बनता है या नहीं, और यूनियन ऑफ सबस्पेसेस सबस्पेस बनता है या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को पहले एग्जांपल्स से समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में वेक्टर स्पेस है हमारे पास ए यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब। इसकी दो सब स्पेसेस हैं एक्स और वाई। एक्स सेट ऐसा है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कोई भी रियल नंबर, और बाकी दो कंपोनेंट्स 0 0। और वाई सेट ऐसा है जिसका सेकंड कंपोनेंट x2 वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट 0 0 है। हमें ये चेक करना है कि क्या x इंटरसेक्शन y, x प्लस वाई और x यूनियन y सब स्पेसेस बनती हैं या नहीं। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और सबसे पहले चेक करते हैं कि x इंटरसेक्शन y सब स्पेस बनता है या नहीं। x इंटरसेक्शन y किस तरह का सेट है? x और y का हमें इंटरसेक्शन लेना है, यानी इसके हर कंपोनेंट का इंटरसेक्शन लेना है। x का फर्स्ट कंपोनेंट है x1, x1 बिलोंग कर रहा है r से। इसका मतलब है कि x1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, लेकिन y का फर्स्ट कंपोनेंट है ज़ीरो। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों में से कॉमन चीज़ निकालेंगे तो वो ज़ीरो है कॉमन चीज़। फिर आ जाते हैं हम सेकंड कंपोनेंट की तरफ। फर्स्ट सेट यानी x का सेकंड कंपोनेंट 0 है और y का सेकंड कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे फिर से 0 आ जाएगा, और 0 और इन 0 का इंटरसेक्शन लेंगे फिर से 0 आ जाएगा। तो हमारा सेट x इंटरसेक्शन y किस तरह का बना? 0 0 0 फॉर्म का। x इंटरसेक्शन y आ गया है 0 0 0, यानी 0 सेट। और 0 सेट सब स्पेस मस्ट बनता है। हमें पता है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की दो सब स्पेसेस मस्ट बनती हैं, एक वो वेक्टर स्पेस वाला सेट V इटसेल्फ और एक 0। अगर कोई सेट है R क्यूब तो इसकी दो सब स्पेसेस मस्ट होंगी, एक R क्यूब खुद और एक 0 सेट। इसी तरह कोई सेट है R स्क्वायर, इसकी भी दो सब स्पेसेस मस्ट होंगी, एक सेट R स्क्वायर इटसेल्फ और एक 0। इसी तरह कोई भी सेट है मैट्रिसेस का ले लें, फंक्शंस का ले लें, या कोई भी और कोई भी और वेक्टर स्पेस है तो उसकी दो सब स्पेसेस मस्ट बनेंगी, एक सेट इटसेल्फ और एक सेट 0। इन दो सब स्पेसेस V और सेट 0 को कहा जाता है ट्रिवियल सब स्पेस। बाकी जितनी भी सब स्पेसेस बनती हैं वो नॉन ट्रिवियल होती हैं, और 0 स्मॉलेस्ट सब स्पेस B होती है, इससे छोटी कोई सब स्पेस नहीं है। सबसे छोटी सब स्पेस 0 है। हमें चेक करना था कि सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस बनता है या नहीं, और वो हमने चेक कर लिया, इस केस में बन चुका है। अब हम चेक करेंगे कि दो सब स्पेसेस का सम सब स्पेस बनता है या नहीं। x और y को प्लस कर लेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करेंगे तो x1 ही आ जाएगा, 0 प्लस x2 आ जाएगा, और 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। यानी इस सेट में ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनका पहला कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन थर्ड कंपोनेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे लिखना है कि x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब हमें चेक करना है कि x प्लस वाई सब सेट सब स्पेस बनता है या नहीं। x इंटरसेक्शन y के केस में तो चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ट्रिवियल सब स्पेस बन गई थी, और x प्लस वाई के केस में चेक करने की ज़रूरत है। तो हम चेक कर लेंगे तीन कंडीशन सब स्पेस की: एडिटिव आइडेंटिटी, उसके अलावा क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन और क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो हमें किसी सेट को सब स्पेस प्रूव करने के लिए एडिटिव आइडेंटिटी को मस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब किसी सेट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड कर जाती है। वो ऐसे कि अल्फ़ा बिलोंग करता है F से, और F में एडिटिव आइडेंटिटी मस्ट बिलोंग करती है, क्योंकि फील्ड खुद एक अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए हम अल्फ़ा ले लेंगे 0। तो 0 डॉट V इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये बिलोंग कर जाएगा V में। इस तरह एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर जाती है V में। लेकिन जब हमें किसी सेट को सब स्पेस चेक करना होता है, प्रूव नहीं करना होता, चेक करना होता है सब स्पेस बन रही है या नहीं, तो हम आइडेंटिटी देख लेते हैं वो होल्ड कर रही है या नहीं, क्योंकि एक नज़र में ही देख के पता चल जाता है सेट को कि इसमें आइडेंटिटी होल्ड कर सकती है या नहीं।
तो अगर नहीं होल्ड कर रही होती तो हमें बताना इजी हो जाता है कि आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रही, इसलिए ये सब स्पेस नहीं है। तो हम आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी पहले चेक कर लेते हैं। इस सेट में आइडेंटिटी होल्ड करेगी क्योंकि x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं R में, और R में 0 0 भी आता है, इसलिए ये 0 0 हो सकता है, x1 x2 0 हो सकता है, और थर्ड कंपोनेंट ऑलरेडी 0 है। इस तरह आइडेंटिटी बिलोंग कर जाएगी x प्लस वाई में। अब हमें देखना है कि एडिशन लॉ, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन डिफाइंड है या नहीं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का लॉ डिफाइंड है या नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ। कुछ किताबों में सब स्पेस की 2 कंडीशंस लिखी होती हैं और कुछ किताबों में 3 लिखी होती हैं। कुछ किताबों में लिखा होता है कि एडिशन डिफाइंड होनी चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, ये 2 कंडीशंस होती है सिर्फ। और कुछ किताबों में लिखा होता है कि 0 भी एडिटिव आइडेंटिटी भी बिलोंग करनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है या नहीं। क्लोजर लॉ ये कहता है कि हमें x प्लस वाई से 2 वेक्टर्स लेने हैं और इनका सम भी u प्लस वी भी बिलोंग करना चाहिए x प्लस वाई में। क्योंकि u ही बिलोंग कर रहे हैं x प्लस वाई में, और x प्लस वाई में किस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है और थर्ड कंपोनेंट 0 होना चाहिए, इसलिए हमने u भी इस फॉर्म का ले लिया और v भी इसी फॉर्म का ले लिया, जिसमें x1 x2 y1 y2 रियल नंबर्स हैं और थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा वो 0 है। अब हमें चेक करना है कि u प्लस वी बिलोंग करता है x प्लस वाई में या नहीं। इनको प्लस करने से आ जाएगा x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और 0। अगर हम ये प्रूव कर दें कि x1 प्लस y1 रियल नंबर है और x2 प्लस y2 रियल नंबर है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि u प्लस वी बिलोंग करता है x प्लस y में। क्योंकि हमने x1 y1 और x2 y2 लिए थे रियल नंबर्स और ये बिलोंग करते हैं R में, तो रियल नंबर्स में क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज़ आल्सो अ रियल नंबर। इसका मतलब है कि x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा और u प्लस वी बिलोंग कर जाएगा x प्लस वाई में, यानी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है या नहीं। क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट हम लेते हैं फील्ड से और एक एलिमेंट लेते हैं वेक्टर सेट से। वेक्टर सेट से u ले लेंगे और u किस तरह का एलिमेंट है, x प्लस वाई में इस तरह के एलिमेंट्स हैं ना जिनका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है और थर्ड कंपोनेंट 0 है, तो हम u इस तरह का एलिमेंट ले लेते हैं x1 x2 0। अब हमें प्रूव ये करना है कि अल्फ़ा u बिलोंग करना चाहिए x प्लस वाई में। तो अल्फ़ा को u से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 0। क्योंकि r अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है, यानी किसी भी 2 नंबर्स को 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर ही आता है। इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड कर जाएगा। तो हमने देखा कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी होल्ड कर चुकी है, यानी सब स्पेस की तीनों कंडीशंस होल्ड कर चुकी है, तो x प्लस वाई सब स्पेस बन जाएगी। हमने देखा कि x इंटरसेक्शन y और x प्लस वाई सब स्पेसिस बन चुकी हैं। अब हमें चेक करना है कि x यूनियन y सब स्पेस बनती है या नहीं, लेकिन x यूनियन y यानी यूनियन कंपोनेंट वाइज डिफाइंड नहीं होती। जैसे हमने इंटरसेक्शन लिया था, इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, हर एलिमेंट का हर कंपोनेंट का इंटरसेक्शन कर लिया था तो 0 आ गया था, सेकंड कंपोनेंट का इंटरसेक्शन किया था तो 0 आ गया था, 0 0 0 बन गया था इंटरसेक्शन में। और x प्लस वाई में क्या बन गया था, x1 प्लस 0, x1 x2 और 0। इस तरह यूनियन कंपोनेंट वाइज डिफाइंड नहीं होती। x यूनियन y क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेट है हमारे पास x1 0 0, इसका यूनियन और सेकंड सेट है हमारे पास 0 x2 और 0। इसका मतलब है कि कोई भी सेट जो या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा, वो x यूनियन y में चला जाएगा। जैसे कि 1 0 0 ये क्योंकि बिलोंग करता है x में, तो x और y के यूनियन में भी बिलोंग करेगा। इसी तरह कोई सेट है 0 2 0, तो ये क्योंकि बिलोंग करता है y में, तो ये इन दोनों के यूनियन में भी बिलोंग करेगा। इस तरह के सेट्स हैं x यूनियन y में, यानी x यूनियन y इस तरह का सेट आ जाएगा।
अब हमें सब स्पेस की 3 कंडीशंस प्रूव करनी है। पहली कंडीशन है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करती है एक्स यूनियन वाई में, क्योंकि एक्स में भी बिलोंग करती है और वाई में भी बिलोंग करती है। एक्स और वाई सब स्पेसिस हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। तो क्योंकि एक्स और वाई सब स्पेसिस हैं, उनमें एडिटिव आइडेंटिटी मस्ट बिलोंग करेगी और इनके यूनियन में भी बिलोंग करेगी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि हमें 2 एलिमेंट्स लेने हैं एक्स यूनियन वाई से और प्रूव करना है कि उनका सम भी एक्स यूनियन वाई में बिलोंग करता है। तो ले लेंगे 2 एलिमेंट्स यू वी एक्स यूनियन वाई से। तो जो 2 एलिमेंट्स लेने हैं एक्स यूनियन वाई से, उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह के एलिमेंट्स ले सकते हैं। दोनों एलिमेंट्स हम एक्स सेट से भी ले सकते हैं, दोनों एलिमेंट्स वाई सेट से भी ले सकते हैं, या ऐसे ले सकते हैं कि एक एलिमेंट एक्स सेट से और एक एलिमेंट वाई सेट से। लिख के भी बता देती हूँ कि किस तरह के एलिमेंट्स ले सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका फर्स्ट कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है और सेकंड और थर्ड कंपोनेंट 0 होना चाहिए, या फिर हम इस तरह का एलिमेंट ले सकते हैं जिसका सेकंड कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है और फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट 0 होना चाहिए, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक एक्स से ले लेते हैं हम और एक वाई से। तो मैंने ले लिया u एलिमेंट x सेट से और v एलिमेंट ले लिया है y सेट से। अब देखेंगे क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है या नहीं, यानी u v का सम x यूनियन y में बिलोंग करता है या नहीं। जब u और v को प्लस करेंगे तो x1 प्लस 0 आ जाएगा x1, 0 प्लस x2 आ जाएगा x2 और 0 प्लस 0 आ जाएगा 0। और ये यूनियन में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यूनियन में किस तरह के एलिमेंट्स है, या तो इस फॉर्म के हैं x1 0 0 की फॉर्म के हैं, या फिर 0 x2 0 की फॉर्म के हैं। ऐसे नहीं है कि जिनके पहले दो कंपोनेंट्स कोई भी रियल नंबर हों। या तो सेकंड कंपोनेंट 0 मस्ट होना चाहिए या फिर फर्स्ट कंपोनेंट 0 मस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा, यानी एक्स यूनियन वाई में बिलोंग नहीं कर रहा ये एलिमेंट। इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड नहीं कर रहा, तो एक्स यूनियन वाई सब स्पेस नहीं बनेगी। आज के लेक्चर में हमने यही देखना है कि सम ऑफ सब स्पेसिस, यूनियन ऑफ सब स्पेसिस और इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस सब स्पेस बनता है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास एक वेक्टर स्पेस थी R3 और उसके बाद हमने उसके 2 सब स्पेसिस ली एक्स और वाई, फिर देखा कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स यूनियन वाई और एक्स प्लस वाई सब स्पेस बनता है या नहीं। तो यूनियन सब स्पेस नहीं बना, बाकी इंटरसेक्शन और सम ऑफ सब स्पेसिस सब स्पेस बन गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सब स्पेस बनती हैं और कौन सी नहीं बनती। सेकंड एग्जाम्पल में सेम यूक्लिडियन स्पेस R3 है, यानी वेक्टर स्पेस सेम है, वाई सेट भी सेम है, चेंजिंग सिर्फ किस में है, एक्स सेट में है। एक्स सेट को गौर से देखें, चेंजिंग मैंने ये की है कि इसमें x1 और x2 पहले 2 कंपोनेंट्स कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और थर्ड कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इस तरह की सब स्पेसिस हैं। अब हमें चेक करना है कि इंटरसेक्शन, यूनियन और सम सब स्पेस बनता है या नहीं। अगर हम गौर से देखें तो x और y में एक रिलेशन बन रहा है, y सबसेट बन रहा है x का। पिछली एग्जाम्पल में x और y के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में बन रहा है। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे बन रहा है। अगर हम x ले लें -1 x2 0, ऐसा ले सकते हैं क्योंकि x1 तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसी तरह x2 भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है और 0 फिक्स्ड है बस। इसी तरह हम x1 ले सकते हैं 0, x1 हम ले सकते हैं 1, और भी काफ़ी सेट्स बन सकते हैं। 2 आ सकता है यहाँ पे, 3 आ सकता है फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पे। लेकिन ये स्पेसिफिक जो सेट लिखा है ये y का सेट है, यानी x में इससे ज़्यादा सेट्स पॉसिबल हैं लेकिन y में इससे ज़्यादा सेट्स पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह y बन गया सब सेट x का। अब क्योंकि y सब सेट है x का, तो y और इंटरसेक्शन ऑफ x क्या आएगा, y के इक्वल आएगा। वो कैसे? अगर हमारे पास कोई सेट है A 1 2 3 4 और 5 और B सेट है 1 2 और 3, तो A इंटरसेक्शन B ज़ाहिर है छोटा सेट B आएगा, क्योंकि B क्या है, सब सेट है A का।
तो छोटा सेट बी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह वाई इंटरसेक्शन एक्स का आंसर आ जाएगा वाई के इक्वल। एक्स इंटरसेक्शन वाई वाई के इक्वल आ गया, और वाई क्योंकि सब स्पेस है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई भी सब स्पेस बन जाएगी। अब हमें चेक करना है कि एक्स प्लस वाई सब स्पेस बनती है या नहीं। एक्स प्लस वाई में किस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है। जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस 0 x1, x2 प्लस x2 2x2 और 0 प्लस 0 0। अब हम देखेंगे कि इसमें सब स्पेस की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं या नहीं, यानी आइडेंटिटी लॉ, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन और क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। x1 x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में, इसका मतलब है x1 0 ले सकते हैं, x2 भी 0 ले सकते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसका मतलब है 0 0 0 बिलोंग कर जाएगा x प्लस वाई में, यानी एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड कर जाएगी। अब बारी है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन को चेक करने की। हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे x प्लस वाई में से u और v, और हमें प्रूव ये करना है कि u प्लस v भी बिलोंग करता है x प्लस वाई में। तो u ले लेते हैं x1 2x2 0 और v ले लेते हैं y1 2y2 0, क्योंकि x प्लस वाई में इसी तरह के एलिमेंट्स हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस y1 2x2 प्लस 2y2 और 0। अब अगर u प्लस वी को हमने बिलोंग करवाना है x प्लस वाई में, तो हमें किस तरह के एलिमेंट्स चाहिए, इस फॉर्म के, जिसके सेकंड कंपोनेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो और थर्ड कंपोनेंट 0 हो। फर्स्ट कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ना ब्रैकेट में x2 प्लस y2, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड कंपोनेंट के साथ, थर्ड कंपोनेंट 0 है और फर्स्ट कंपोनेंट रियल नंबर है। और ये सम रियल नंबर ऐसे है कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है आर में, यानी किसी भी दो रियल नंबर्स का सम रियल नंबर ही होता है। इस तरह ये दोनों रियल नंबर्स हो जाएंगे और हमारी u प्लस वी बिलोंगिंग टू एक्स प्लस वाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर चुके हैं, अब हमें क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करवाना है कि वो बिलोंग करता है एक्स प्लस वाई में। क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवाने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है फील्ड से और एक एलिमेंट लेना होता है वेक्टर सेट से। एक वेक्टर ले लेंगे u, और क्योंकि x प्लस वन वाई में इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट कोई भी रियल नंबर है, सेकंड एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए और थर्ड एलिमेंट 0 होना चाहिए। अल्फ़ा और u को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा x1 टू अल्फ़ा x2 0। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि अल्फ़ा x1 रियल नंबर है और अल्फ़ा x2 रियल नंबर है, तो ये बिलोंग कर जाएगा ना x प्लस वाई में, क्योंकि x प्लस वाई में इसी तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें पहला रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर, दूसरे के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तीसरे वाली जगह पे 0 होना चाहिए। और हमें ये पता है कि किसी भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर रियल नंबर ही आता है, इसलिए अल्फ़ा x1 भी रियल नंबर आ जाएगा और अल्फ़ा x2 भी रियल नंबर आ जाएगा और आर में बिलोंग कर जाएगा। इस तरह अल्फ़ा u बिलोंग कर जाएगा x प्लस वाई में, और ये प्रूव हो जाएगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। सारे लॉज प्रूव हो चुके हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर चुकी है, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर चुका है, क्लोजर लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर चुका है। इसका मतलब है कि x प्लस वाई सब स्पेस है। अब हमें चेक करना है कि क्या x यूनियन y भी सब स्पेस है या नहीं। पहले तो हम देखेंगे कि x यूनियन y क्या आएगा। हमें जो सेट्स गिवन है उसमें y क्या है, सब सेट है x का। अगर हमें इस तरह के दो सेट्स गिवन हो 1 2 3 4 5, इसका यूनियन लेना है हमने 1 2 3 के साथ। अगर हम इसको a बोल दें और इसको b बोल दें तो a यूनियन b ज़ाहिर है a आएगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं b के b। इसी तरह y सब सेट है x का, तो y यूनियन x या x यूनियन y क्या आ जाएगा, x के इक्वल, बड़े सेट के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर ये x सेट है और ये y सेट है तो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा ये वाला सेट x1 x2 0 वाला सेट। और x क्योंकि सब स्पेस है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब है कि x यूनियन y भी सब स्पेस बन जाएगी। इस एग्जांपल में x इंटरसेक्शन y और x प्लस वाई सब स्पेस बन गई हैं जिस तरह पहली एग्जांपल में बन गई थी, लेकिन पहली एग्जांपल में x यूनियन y सब स्पेस नहीं बना था। इस एग्जांपल में x यूनियन y सेट सब स्पेस बन गया है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। यहाँ पे y x का सबसेट है, इसलिए x यूनियन y सब स्पेस बन गया है। अब हम
कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक्स यूनियन वाई जनरली, एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स प्लस वाई जनरली, यानी कोई किसी भी तरह की एग्जांपल हो उसमें सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। अब हम सम या लीनियर सम से रिलेटेड दो थ्योरम्स करने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि दो कोई भी सब स्पेसिस हो उनका सम लें तो वो भी सब स्पेस बनेगा। वेक्टर स्पेस है एक, उसकी कोई भी दो सब स्पेसिस हैं, उनका सम भी सब स्पेस बनेगा। और सेकंड थ्योरम ये कहता है कि अगर एक वेक्टर स्पेस है वी और इसकी कोई दो सब स्पेसिस हैं यू और डब्ल्यू, तो यू प्लस डब्ल्यू स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी जो यू और डब्ल्यू दोनों को कंटेन कर रही होगी। ये थ्योरम मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास वेक्टर स्पेस R4, इसकी दो सब स्पेसिस ले लेनी है U और W। U किस तरह से डिफाइंड है, x1 0 0 0 इस तरह के एलिमेंट्स है इसके, और W किस तरह से डिफाइंड है 0 x2 0 0। अब हम कोई सी दो सब स्पेसिस लेंगे जो U और W दोनों को कंटेन कर रही होंगी और फिर देखेंगे कि उनमें से छोटी कौन सी है। एक सब स्पेस ले लेते हैं हम U प्लस W, और क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है, फर्स्ट जो थ्योरम था उसमें पढ़ा है कि एनी टू सब स्पेसिस जो भी होंगी उनका सम जो है वो u प्लस डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस बनेगा। इसलिए हमें ये पता है कि ये क्योंकि u और w सब स्पेसिस हैं तो इनका सम भी सब स्पेस बनेगा। एक सेट ले लेते हैं हम एस और ये भी सब स्पेस बन जाता है। देखना हमने ये है कि इन दोनों में से छोटी कौन सी है। तो u प्लस डब्ल्यू में एलिमेंट्स इस फॉर्म के आ रहे हैं और s में एलिमेंट्स इस फॉर्म के आ रहे हैं। बेशक दोनों u और w को कंटेन कर रही है, लेकिन छोटी इसमें से जाहिर है ये वाली है u प्लस डब्ल्यू। और यही हमारा थ्योरम था कि u प्लस डब्ल्यू स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है जो u और w दोनों को कंटेन करती है। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस से रिलेटेड थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि इंटरसेक्शन लें हम किसी भी दो सब स्पेसिस का तो वो सब स्पेस ही बनेगा। और सेकंड थ्योरम ये कहता है कि आप दो से ज़्यादा, तीन, चार या फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब स्पेसिस का, एनी नंबर ऑफ सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन लें तब भी आंसर सब स्पेस ही आएगा। नेक्स्ट दो थ्योरम्स हैं यूनियन ऑफ सब स्पेसिस से रिलेटेड। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि जब हम किसी भी दो सब स्पेसिस का यूनियन लेते हैं तो आंसर ज़रूरी नहीं कि सब स्पेस ही बने, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देखा था कि जो यूनियन है वो सब स्पेस नहीं बन रहा था। सेकंड थ्योरम ये कहता है कि अगर दो सब स्पेसिस हैं, एक वेक्टर स्पेस है V और उसकी दो सब स्पेसिस हैं S और T, तो उनका जो यूनियन होगा S यूनियन T वो सिर्फ और सिर्फ तब सब स्पेस बनेगा जब या तो S सबसेट होगा T का या फिर T सबसेट होगा S का। यानी इन दोनों में से कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए, फिर ही S यूनियन T सब स्पेस बनेगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था कि वहाँ पे Y सबसेट बन रहा था X का, तो इस तरह X यूनियन Y क्या बन जाता था, सब स्पेस बन रहा था।